हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और आपने बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। बिहार एपीओ के लॉ वाले पेपर की सीरीज में हमने एक पहले वीडियो बनाया था जो अभी 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था। उसमें हमने पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्व किए थे और ये उसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम फर्दर 50 क्वेश्चन जो बचेंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। देखते हैं कि हमने उस एग्जाम में कितना क्या किया है, कैसा एग्जाम आया है। किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हमारे फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। अभी क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वन और मोर ऑफेंस आर फाउंड टू बी कॉग्निजेबल एंड सेवरल अदर ऑफेंसेज आर नॉन कॉग्निजेबल, देन द पुलिस अलाउ बेल टू द एक्यूज्ड, कैन पुलिस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई एक ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है और बाकी नॉन कॉग्निजेबल है। देखिए सीआरपीसी कहती है जब एक कॉग्निजेबल होता है और बाकी नॉन कॉग्निजेबल होते हैं तो वो सारा आपका कॉग्निजेबल में आता है। ये कहता है ट्रीटिंग मेजोरिटी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल में अलाउ बेल, ट्रीटिंग पार्शियली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अलाउ बेल बट नॉट अदरवाइज, treating one or more offense as cognizable refuse bail, obtain warrant in case of cognizable offense एंड अरेस्ट द पर्सन। देखिए पहली बात तो कॉग्निजेबल में वारंट नहीं चाहिए, ये तो हट ही गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी आप आंसर के आने तक वेट कर सकते हैं, बट एज पर माय व्यू इसका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए इन केस ऑफ वन और मोर ऑफेंस टू बी ट्राइड बाई मैजिस्ट्रेट फॉल्स इन द कैटेगरी सेशन ट्रायल। अगर उनमें से कोई एक सेशन ट्रायल है, विच कोर्ट विल ट्राई द केस, तो उस केस को कौन ट्राई करेगा। तो इसका आंसर सी रहेगा मेरे हिसाब से। जब भाई सेशन ट्रायल एक करेगा तो बाकी अलग स्प्लिट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, सेशन कोर्ट सेशन ट्रायल केस है तो सारे सेशन ट्रायल ही करेगा। वैसे आंसर के आने पर पता लगेगा एग्जैक्ट आंसर। तो 53, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंड कॉन्करेंट सेंटेंस। देखिए कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्करेंट क्या है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये वर्ड नहीं, आपको डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव होता है कि जब वन आफ्टर दी अनदर, और कॉन्करेंट होता है जो चीज़ें पैरेलल चलती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी सजा पनिशमेंट जो सेंटेंस इज सफर्ड बाय कन्विक्ट वन आफ्टर दी अदर, यानी एक के बाद दूसरी, तो उसको कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव। और जो मान लीजिए भाई जो लेसर है वो मर्ज हो जाएगी ग्रेटर में, इज नोन एज कॉन्करेंट। तो इसका आंसर रहेगा ए आपका। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड आया है जुडिशरी में कि आजकल जो पनिशमेंट मिलती हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मिलती हैं, कि पहले इस ऑफेंस की सजा करेगा फिर दूसरे ऑफेंस की करेगा। तो मान लीजिए किसी को 2 ऑफेंस की सजा होती है 3 साल और 8 साल, तो टोटल 11 साल जेल में रहेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ 8 रहेगा और 3 उसी में मर्ज हो जाएगी, पैरेलल चलेगी, तो वो उसको कंकरेंट बोलेंगे। अभी 54 देखिए, द समन प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कवर ऑफेंस पनिशेबल विद offense attracting up to 1 year imprisonment, offense up to 2 year imprisonment, offense attracting up to 7 years imprisonment। नहीं, क्योंकि जो समन केस होते हैं हमारे, तो वो जो होते हैं 2 साल से कम वाले होते हैं, तो अप टू 2 years इसका आंसर रहेगा। 54 का आंसर रहेगा सी। आप क्योंकि इसमें देखेंगे तो सेक्शन 2W में समन केस बता रखे हैं और सेक्शन 2X में आपके वारंट केस बता रखे हैं, तो वहां से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए 55 देखते हैं। Accused can be discharged if the investigation cannot be completed within a period of provided the maximum punishment of offense is 2 years। मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट वहाँ पे 2 ही साल है, तो कब छोड़ दिया जाएगा उसको, भाई इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। तो जब आप सेक्शन 167 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि अगर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर आपकी मोर देन 10 years है तो 90 days है, और अगर लेस देन 10 years है तो वो आपका कितना रहेगा यहाँ पे 60 days रहेगा। आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितने दिन में, 60 days में उसको छोड़ देना है। और अगर यहाँ पनिशमेंट चेंज होती तो हमारा आंसर ये हो जाता है। आप इसमें ये आप 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ में, आप इसको देख सकते हैं 167 के 2 में 2 का ए जब आप देखेंगे, मैं पूरा सेक्शन यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आज हम। ठीक है, आप इसको रेफर कर लेंगे तो आपको आपका आंसर एग्जैक्ट पता लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं।
रिवीजन अगेंस्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स इज बैन अंडर द प्रोविजन। भाई इंटरलोकेटरी ऑर्डर किस पे बैन है? सेक्शन 392 392 टू। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका आप सबको बेनिफिट मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन कैसे गलत है? क्योंकि देखिए जब आप सेक्शन 3, इसका एक्चुअल जो आंसर है वो है 397 का 2। क्लरिकल मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ लिखना जो चाह रहे थे वो 397 का 2, ठीक है, लेकिन लिख दिया 392 का 2। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी आंसर की आने में पता लगेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा 397 के 2 में। चलिए 57 पे चलते हैं। An offender can plead guilty and pay fine with the help of postal department under the provision। तो ये कहाँ पे दिया गया है? ये आपका सेक्शन 206 में इस प्रोविजन दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए। 58 व्हाट चार्ज आर अफेक्टेड टू द इंश्योर अ फेयर ट्रायल अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर। भाई फेयर ट्रायल के लिए क्या चाहिए? तो बस इसका आंसर देखिए बी है। भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन चाहिए, तो वहाँ पे आपका फेयर ट्रायल हो जाएगा। 59 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रायल ऑन द प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम दैट कोर्ट टू सम अदर कोर्ट इज डन अवे अंडर द प्रोविजन। कौन से सेक्शन में? इसका आंसर ये है सेक्शन 407 है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज गिवन इन केस ऑफ इंडिजेंट पर्सन। तो कहाँ पे दिया गया है मेंटेनेंस का? सेक्शन 125 में ऑफ सीआरपीसी। ये आपका आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे। 61 पे चलते हैं। अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्यूजेशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चार्ज बोला जाता है। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए इसमें जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला तो आपका हो गया यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए भाई, ये 41 कहता है। तो 41 में 41 का सी, यानी कि बी का 1 हो गया। प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? 43 में अरेस्ट कर सकता है। मैजिस्ट्रेट की पावर किस में है? 44 में है। अभी देखिए बच गया मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर तो वैसे देखिए हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डाउट में ये हूँ कि जो 41 का ए लिखा है ये गलत है यहाँ पे। ये आपका होना चाहिए 41 का बी। अब मुझे नहीं पता कि इसको वो रॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी में लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे आपका आंसर तो बी बन ही गया क्योंकि बाकी 3 मैच कर गए ऑलरेडी। बट यहाँ पे 41 का बी का ए जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये मिलेगा 41 का बी है, यानी कि इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए, सॉरी मुझे, ये 41 बी, ठीक है। और उसका जो ए है वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट की बात करता है, ड्यूटीज ऑफ द पुलिस हु इज गोइंग टू अरेस्ट, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ ये एक मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को रॉन्ग में लिया भी जा सकता है और नहीं भी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वैसे आंसर इसका अगर हम वैसे सोचेंगे तो इसका आंसर बी रहेगा एज पर दिस क्वेश्चन। 63 which of the following factors a medical practitioner can omit in the report? Name of the person who brought the accused to him, the maker of the marks of injury on the accused person, the requirement as to the DNA profiling, identification mark of the accused। तो क्या करेगा यहाँ पे? देखिए आप इसमें कभी कभी ना जोश में गलती कर बैठते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। हम सोचते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, लेकिन ये कह रहा क्या नहीं करेगा, ओमिट वर्ड यूज किया है इसने। तो भाई देखिए उसको इंजरी के मार्क्स भी बताने हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग का बताना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी बताना है, लेकिन जो व्यक्ति उसको लेकर आया है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब देखे होंगे दिल्ली पुलिस बहुत बार ऐड भी देती है कि आप किसी भी घायल व्यक्ति को लेकर आइए, हम आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। 64 देखिए। when a court issues a warrant for the arrest of a suspected person it must ensure number of sureties, amount of the which the sureties are bound, the time and date the accused at which accused person is required to attend। इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए जब आप सेक्शन पढ़ेंगे इसमें तो सेक्शन 71 ऑफ सीआरपीसी, ये भी मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 71 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आर है, हाँ ये बन गया, ये आपका आर बन गया। तो जो
धारा 71 है उसके शब्द उपधारा 2 में आपका दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है इसके बारे में। आप ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपको वहां से मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले बेयर एक्ट को बड़े ध्यान से पढ़े, मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल बेयर एक्ट से दिए गए हैं। चलो भाई ये इधर का नहीं, ये इस क्वेश्चन का है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो, इधर का माल है ये। अभी चलते हैं 65 पे। इन केस ऑफ ए सब्सिक्वेंट कंसीलिंग हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट द कोर्ट कैन इशू। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भाई अपने आप को बचाना चाहता है, अरेस्ट होने से कोशिश कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, अटैचमेंट करा देगा उसकी प्रॉपर्टी, प्रोक्लेमेशन कराएगा यानी कि घोषणा करा देगा, गांव में ढिंढोरा पिटवाना जिसको बोलते हैं ना, वो करवा देगा। वारंट की पब्लिकेशन कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे आंसर रहेगा डी। 66 को देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस, यानी कि एसएचओ साहब, थानेदार साहब क्या करेंगे, एन इन्फॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, किसी ने सुसाइड कर लिया तो क्या करेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो 174 को, तो ये लाइन क्लियरली वहाँ पे लिखी हुई है, तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 67 को देखते हैं। द प्री एम्प्टी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर इंक्वायरी इज ऑर्डिनरी where the offence took place. Is the proposition admissible under section 177 of CRPC? देखिए इसका मैंने जो आंसर मुझे लग रहा है सेक्शन को पढ़ने से वो डी लग रहा है, बाकी आंसर के आने पर पता लगेगा, बट एज पर माय व्यू इसका आंसर डी रहेगा। इसको आप डाउट की कैटेगरी में रख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है ये, लेकिन भाई मुझे इसका आंसर डी लग रहा है। चलिए 68 को देखते हैं। फॉर ट्रायल ऑफ द केस ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट विच कोर्ट इज ओनली कम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, देखिए इसका आंसर मुझे ए लग रहा है, यहाँ पे इसका आंसर ए होना चाहिए, हालांकि इसका भी मैंने थोड़ा सा डाउट की श्रेणी में रखा है। चलिए 69 देखते हैं। ये कह रहा है कि 69 से 71 तक ये बताना है कि ऑफेंस को कहाँ ट्राई किया जा सकता है। चलिए ठीक है, बताते हैं। 69 क्या कहता है, वुमेन सोल्ड अ माइनर गर्ल टू अ प्रोस्टिट्यूट इन पी सिटी, लेटर द इट वाज टेकन टू एम सिटी वे। देखिए जब सेक्शन 180 के आसपास पढ़ते हैं सीआरपीसी में, तो आपको पता लगता है कि कौन सा कहाँ होगा, तो इधर सिटी, इधर पी और एम सिटी, इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 है, किडनैप वाई सिटी पी वाई, इसका आंसर भी ए हो जाएगा कि भाई कहाँ पे उसने किडनैप किया और कहाँ मिला। 71 को देखते हैं। ऑफेंस ऑफ द बाईगेमी, ओनली वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, ओनली वेयर द ऑफेंस रिजाइडिंग लास्ट विद हिज फर्स्ट वाइफ, इधर एट ए इधर एट बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 72 पे चलते हैं। व्हेन टू और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस, देखिए किसी एक ही ऑफेंस के ऊपर, मान लीजिए कहीं पे कोई चोरी होती है, तो कोर्ट ए के एरिया में चोरी हुई, उसने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो कोर्ट बी के जुरिडिक्शन में मिल जाती है, उसने भी कॉग्निजेंस ले लिया। तो किसी ऐसे ऑफेंस में जहां दो कोर्ट सेम ऑफेंस पे कॉग्निजेंस ले लेते हैं, तो क्या होगा, इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, अगर वो एक ही हाई कोर्ट के अंडर आते हैं तो इट विल बी एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है भाई, ये बात सही लग रही है। इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, इट विल विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द ऑफेंस फर्स्ट कमेंस्ड, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन कैन स्पेशली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन द इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अपॉन हिज ऑन असर्शन, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेशन कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट as a court of original jurisdiction? भाई any case of abatement, any case of attempt to commit an offense, any case of criminal conspiracy, देखिए इसमें जो आपका आंसर रहेगा ना, वो आपका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को थोड़ा सा वो दिया गया है, ये आई थिंक सेक्शन 195 के आसपास कोई सेक्शन है इसका, पढ़ेंगे उसको अच्छे से। तो इसमें देखिए वैसे भी लॉजिक देखेंगे तो आप एनी केस ऑफ अबैटमेंट, अबैटमेंट भी एक ऑफेंस है भाई, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है, हम 511 में पढ़ते हैं ना इसके बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 से में पढ़ते हैं आईपीसी में, तो ये सारे ही ऑफेंस है, तो वो ऑल ऑफ दी अबो इसका आंसर वैसे लॉजिकली भी है, डी इसका आंसर बन रहा है। चलिए 75 पे चलते हैं। A complaint is made by someone who is aggrieved by an offense. Okay, what is the exception to the rule?
when person is under the age of 18 years, when the person is either an idiot or lunatic, when the husband commits an offense of dacoity against the wife, then only by the person related to her by blood, marriage और adoption। मुझे इसका आंसर जो लग रहा है वो यहाँ पे डी लग रहा है। मैं थोड़ा सा सी को लेके कंफ्यूज हूँ कि ये क्यों दिया गया है यहाँ पे, पता नहीं, लेकिन इसका आंसर डी है अभी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। बाकी आंसर की आने पर कंफर्म हो जाएगा। तो अभी 76 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए हैं, सीआरपीसी खत्म हो गई है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन चलेंगे कि भाई जब नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी लग जाती है आपकी, कहाँ से स्टार्ट होता है, 352, आर्टिकल 352 से इमरजेंसी स्टार्ट है। चार चार के डिफरेंस पे याद रखिए, 52, 56, 360। चलिए ठीक है, तो आपका इसका आंसर सी रहेगा कि भी आपका जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है आपके, ठीक है, वो आर्टिकल 20 और 21 आपसे नहीं लिए जा सकते। ठीक है, 77 में चलते हैं। डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर असेंशियल फीचर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो है ये जस्टिस पी.बी. सावंत साहब ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 78 प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका आंसर आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। तो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे ऊपर। अभी 79 को देखते हैं। अ रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स टू usurps any office, इंक्वायर बाय व्हाट अथॉरिटी ही सपोर्ट्स हिज क्लेम इज नोन एज, को इसका आंसर क्वो वारंटो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इंडिया क्या नहीं करते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी, अरे अभी सुप्रीम कमांडर है डिफेंस के आपका, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं वही करते हैं, चीफ ऑफ एयरफोर्स भी वही करते हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 81 में देखते हैं द फीचर डिस्टिंक्शन बिटवीन राज्यसभा फ्रॉम विधान परिषद। देखिए पावर ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ राज्यसभा के पास होती है, विधान परिषद के पास नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। 82 पे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ, क्या नहीं कराता है, ये लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं करवाता है। ठीक है, लोकसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा, ये सब देखता है। चलिए नीचे देखते हैं 83। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया विच while considering the validity of proclamation of emergency under article 356, ठीक है भाई, and that the proclamation is subject to judicial review, which one of the following is the case। कौन सा केस था अभी जहाँ पे ऐसा हुआ था, ये हम पहले भी केस दे भी चुके हैं इसी में। मेरे हिसाब से एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जहाँ पे जस्टिस पी.बी. सावंत साहब ने वो डिसीजन दिया था। इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। 84 में चलते हैं। विच ऑफ द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फैमिली लॉज आर देयर। फैमिली लॉ कौन से में होते हैं भाई, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फैमिली लॉ से रिलेटेड कंकरेंट लिस्ट में आता है। एट प्रेजेंट हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट ये हो गया है, उनका नाम जी.सी. मुर्मू है, अभी वो 8 अगस्त 2020 को ही कैग बने हैं इंडिया के, तो उनका नाम इसमें से नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर वैसे तो देखा जाए तो पिछले वाले राजीव मिश्री साहब थे, हो सकता है उनको रिलीव किया हो, तो इसके हिसाब से इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो है आपके जी.सी. मुर्मू। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, MURMU, ये जम्मू एंड कश्मीर के थे। 8 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना ऑफिस संभाला था अभी। चलिए अभी चलते हैं 86 के ऊपर। ब्लाइंडनेस इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ यूपीएससी। हाँ भाई, अगर ब्लाइंडनेस जो है, जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के लिए केस था, तो ये कहाँ पे दिया गया था, ये जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये डिसीजन आया था। आगे चलते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंडिया इज इंजॉयड बाई, किसके द्वारा की जाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनते बहुत लोग टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ दोनों के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, सभी कोर्ट्स के पास नहीं है, ओनली सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर द वायलेंस इज टू प्रोवाइड, इसका आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, आर्टिकल 51A(I). अब चलते हैं 89 के ऊपर। एंसिलरी पावर्स टू द सुप्रीम कोर्ट इज
कवर्ड अंडर एंसिलरी पावर है जो कोर्ट की, वो किस आर्टिकल में कवर है यहाँ पे, ये यहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 140 में कवर है। आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 371C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ, कौन सा इसका आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। सर मणिपुर के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, 91 पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंसर्टेड द सिंधी लैंग्वेज, तो 21st अमेंडमेंट में सिंधी लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया था। 92 देखते हैं। एक्स्ट्राडिशन इज रिलेटेड टू, भाई यूनियन लिस्ट का काम है विदेशियों से कैसे एक्स्ट्राडिशन की होता है ना, भाई विजय माल्या को लेकर आना था हमें, तो न्यूज़ सुनते रहिए, उसमें भी आपके बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं आपको। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, 324 किससे है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही आंसर, आपका आंसर सी रहेगा। 94 विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस it was decided that award all the courts used in article 141 does not include the supreme court, ये कौन से केस में हुआ था, ये बंगाल इम्यूनिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुआ था। चलिए 95 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज एट डीपीएसपी, कौन से में डीपीएसपी है ये आर्टिकल 48 में है। ठीक है, तो ठीक है भाई, यह गांधीयन पॉलिसीज के ऊपर जो डीपीएसपी है उसका एक पार्ट है। 96 which of the following article the principle of collective responsibility has been incorporated, जो collective responsibility है वो कौन से आर्टिकल में आती है, यहाँ पे आर्टिकल 75 में इसकी बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इज कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम, में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कहाँ हुआ था, ये आपका जो चंपाकम दरियाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें पहली बार रिजर्वेशन को लेकर बात हुई थी। 98 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिक्लेयर्ड डिसाइडेड दैट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर दो आर्टिकल 226 एंड 227, जो आपका 32 टू 26 में क्या करते हैं, रिट्स फाइल करते हैं ना, ये हाई कोर्ट्स की बात करता है, आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कहाँ कही गई थी, ये एल चंद्रा वाला जो केस था उसमें ये बात कही गई थी। 99 देखते हैं। 99 में आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत के बारे में किसमें बात की गई, पीटी थॉमस, इसका आंसर है डी। अब मैच द फॉलोइंग लिस्ट, जो भी एम एच हॉस्कॉट्स केस है ये किससे रिलेटेड है आपका, ये आप देखेंगे तो राइट टू फ्री लीगल एड, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे सी रहेगा, आप इसे ऐड कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। देखिए मैं सभी आंसर्स की कोई 100% गारंटी नहीं लेता हूँ, जो मैंने स्टडी की उसके हिसाब से मैंने बताया, कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो आंसर की आने तक वेट करते हैं। बाकी मैंने मोटा मोटा हमने लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है, आपके कुछ और आंसर्स के बारे में आपको कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसको और भी अच्छे से क्लैरिफाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड।